नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। वॉर जोन से आ रही तमाम बड़ी खबरों के तहत आज सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि गाजा में हर तरफ मौत का तांडव है और अब तक 18,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 8,000 बच्चे इसमें शामिल हैं। इजराइल के 22,000 गाइडेड और अनगाइडेड बॉम्ब से गाजा खंडर बन चुका है, लेकिन अब भी युद्ध के रुकने के आसार नजर नहीं आ रहे, क्योंकि हमास की मौजूदगी अभी भी गाजा में ही है और अलग अलग इलाकों में हमास के लड़ाके गुरिल्ला युद्ध भी लड़ रहे हैं। आईडीएफ को चुनौती मिल रही है। आईडीएफ ने इस चुनौती का सामना करने के लिए याहलोम ब्रिगेड को मैदान में उतार दिया है और यह ब्रिगेड सबसे खूंखार ब्रिगेड में शामिल है। सुरंग के ऊपर, सुरंग के अंदर जंग जीतने में अव्वल है। इसके अलावा पहली बार गाजा में इजराइल की आर्टिलरी ब्रिगेड ने भी एंट्री की है। इजरायली तो पहले दूर से हमास पर अटैक कर रहे थे, अब बेहद नजदीक से अटैक्स को अंजाम दिया जा रहा है। तो सबसे बड़ी खबर है, इजराइल की सबसे घातक ब्रिगेड नॉर्थ गाजा में कैसे एक्टिव हो चुकी है और जबालिया में याहलोम यूनिट के एक्शन को लेकर खबर आई है। आपको बता दें, हमास पर अंतिम प्रहार के लिए याहलोम यूनिट को उतारा गया है और सुरंगों को तबाह करने में भी याहलोम यूनिट एक्सपर्ट मानी जाती है। किस तरीके से ऑपरेट करती है याहलोम यूनिट, इस एलीट फोर्स के बारे में, इस पूरी यूनिट के बारे में एक एक डिटेल जानकारी आपके सामने होगी, क्योंकि अब हमास पर अंतिम प्रहार के लिए इस यूनिट को उतारने का फैसला लिया गया है। מחבל נפל! מחבל אחד! שגיב, אולי יש עוד אחד! שגיב, אולי יש עוד אחד! עוד מחבל? קיבלתי! מחבל שני! सुरंग में कैसे इस ऑपरेशन को चला रही है याहलोम यूनिट। ये यूनिट आईडीएफ की स्पेशल यूनिट है और इसके बारे में और डिटेल जानकारी के साथ साथ होगा पूरा एनालिसिस। और आपको बता दूं, इस वक्त मेरे सहयोगी सुमित चौधरी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं और साथ ही आपको ये भी बता दें कि किस तरीके से अब प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन इस बीच अब आपको याहलोम यूनिट, आईडीएफ की जो स्पेशल यूनिट है, यूनिट सुरंगों को तबाह करने और अंडरग्राउंड ऑपरेशंस में माहिर बताई जाती है। यूनिट की तैनाती नॉर्थ गाजा के जबालिया में की गई है, वो जबालिया जहां इस वक्त भीषण युद्ध चल रहा है। और जबालिया में हमास के लड़ाके आमने सामने की जिस तरीके से जंग लड़ रहे हैं, बड़ी खबरें मिल रही है। याहलोम यूनिट को मैदान में उतारना आईडीएफ की रणनीति का ही हिस्सा है और हमास की ताकत सुरंगे हैं। अगर सुरंग खत्म होगी तो हमास का भी अंत हो जाएगा, इसलिए याहलोम यूनिट को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। याहलोम ब्रिगेड सुरंगों का अंत करेगी, हमास के लड़ाकों को मौत के घाट उतारेगी और इसके अलावा यूनिट की यह भी जिम्मेदारी है कि हमास फिर से कोई नई सुरंग ना बना ले। लेकिन जिस तरीके से याहलोम यूनिट ऑपरेट करती है उसकी तस्वीरें सबसे पहले देखिए, क्योंकि सुरंगों में पहुंचने का अभी तक का ये ऑपरेशन किस तरीके से अंजाम दिया गया है, किस तरीके से एलीट फोर्सेस के जरिए आईडीएफ स्ट्रैटेजिकल मूव अपनाते हुए न सिर्फ सुरंगों तक पहुंची बल्कि सुरंगों को नष्ट करने में कामयाब रही। उसमें याहलोम यूनिट की क्या थी जिम्मेदारी, याहलोम यूनिट आखिर कैसे ऑपरेट करती है और इसकी खासियत क्या है। और जबालिया कैंप, जिसको लेकर लगातार खबरें आती रही हैं, जो एपिसेंटर भी बन गया, जहां पर आमने सामने की जंग को देखते हुए भी आईडीएफ के सामने बड़ी चुनौती थी, वहीं याहलोम यूनिट जबालिया कैंप में कैसे ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है, यही डिटेल अब आपके सामने, क्योंकि सुरंग में एक्टिविटी का पता लगाने में ये माहिर बताई जाती है। हमास के खिलाफ सुरंग में ऑपरेशन चलाए गए हैं और साथ ही भारी हथियारों से सुरंग तोड़कर हमास लड़ाकों तक पहुंचने की जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। हालांकि सुरंग के अंदर ही हमास लड़ाकों का सफाया कर दिया जाता है और अलग सुरंग के लिए अलग रणनीति अपनाई जाती है। हालांकि इंपॉर्टेंट यह भी है कि कितनी घातक है ये, इस बारे में चर्चा से पहले डिटेल आपके सामने। आईडीएफ की कॉम्बैट इंजीनियरिंग कोर का यह यूनिट हिस्सा है। सुरंग युद्ध, विस्फोट विशेषज्ञ, बॉम्ब, रॉकेट नष्ट करने में माहिर बताई जाती है। यूनिट के स्पेशल कमांडोज किसी भी ऑपरेशन को अंजाम तो दे सकते हैं, लेकिन रोबोट, ड्रोन जैसी एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल किस तरीके से ये यूनिट करती है, सुमित इस बारे में आपसे जवाब चाहूंगी। लेकिन यूनिट की कमान कर्नल रैंक के ऑफिसर्स के हाथों में रहती है। 16 महीने की कठिन ट्रेनिंग के बाद याहलोम कमांडोज की तैयारी को लेकर भी खबरें बड़ी हैं और आपको बता दें 1995 में ये स्थापित हुई थी। 2014 के बाद इसका विस्तार हुआ और याहलोम की जहां तक हम बात करते हैं तो हिब्रू में याहलोम का अर्थ है डायमंड, यानी हीरा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि 3 हिस्सों में बटी हुई याहलोम यूनिट को लेकर भी बड़ी खबर आपके सामने और इसी के आधार पर आगे मैं चर्चा करूंगी। जहां देखिए किस तरीके से यल, सेफान और समूर, ये इसलिए क्योंकि यहां पर अगर यल की बात करें तो इंजीनियरिंग यूनिट है और साथ ही सेफान की बात करें तो हथियारों को संभालने का काम, सबसे बड़ी जिम्मेदारी, और वहीं समूर जो कि सुरंग युद्ध में माहिर कमांडोज के तहत जिस तरीके से एडवांस टेक्निक का सहारा लेते हुए सुमित
ये समझना और जानना जरूरी है इस पूरी याहलोम यूनिट को अगर सुरंगों तक उतारने का फैसला लिया गया है, यानी अब हमास के लड़ाकों का अंत तय, और यही वो सुरंगें जहां पर बड़े इनपुट है कि किस तरीके से ये की ऑपरेटिव्स अभी भी यहां पर मौजूद है। देखिए बिल्कुल सुरभि, क्योंकि ये क्लासिफाइड यूनिट है यानी जिसके बारे में जानकारियां ना तो सार्वजनिक की जाती है और ना ही इनके ऑपरेशंस के बारे में बताया जाता है, लेकिन इजराइल की तरफ से लिमिटेड जानकारी जरूर दी जाती है, क्योंकि हम भी जब इन यूनिट से मिलते हैं, फिर जब गए इन इलाकों में, तब इस यूनिट को बहुत छुपा कर रखा जाता है, बहुत पीछे रखा जाता है और कोशिश ये की जाती है कि इनके जो सोल्जर्स हैं वो कभी भी किसी के सामने ना आए, क्योंकि हम यहाँ पर भारत में भी मार्कॉस या फिर दूसरे ऑपरेशन के अंदर इस्तेमाल करने वाली स्पेशल और क्लासिफाइड यूनिट देखते हैं। और खास बात यह कि ये इंजीनियरिंग विंग्स के होते हैं, कोर के होते हैं, और इनका काम होता है कि डीप पेनिट्रेट करते हुए खासतौर पर बिल्डिंग्स को, पिन पॉइंटेड लोकेशंस को एक्सप्लोजिव लगा के टारगेट करना, उनको निष्क्रिय करना, और जो ट्रैपिंग होती है खासतौर पे हमास के द्वारा या फिर दूसरे उन आईडीज को, उन ट्रैपिंग्स को भी निष्क्रिय करना। लेकिन अभी महत्वपूर्ण यह है कि जैसे जैसे आप क्लोज कॉम्बैट में जा रहे हैं लगातार इजराइल के सैनिक, और लगातार जिस तरीके से रिमोटेडली एरियाज में या फिर आप कह सकते हैं कि क्लोज बैटल के एरियाज में घुस रहे हैं, ऐसे में यूनिट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि बड़े लोकेशंस को न्यूट्रलाइज किया जा सके, उनको निष्क्रिय किया जा सके, और फिर पीछे जो ग्राउंड क्लोज कॉम्बैट की जो आपने बात करी है, सुमित मैं रोकना चाहूंगी। संजय सर, आई वांट यू टू जॉइन इन, क्योंकि अब अगर सुरंग के अंदर रहते हुए सब कुछ तहस नहस किया जा रहा है, यानी एक और ऐसा स्ट्रैटेजिकल मूव जिसके तहत हमास के अंत के करीब पहुंचती है आईडीएफ और ये स्पेशल फोर्सेस। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, बात मान के चलिए कि जिस तरीके से ग्राउंड ऑपरेशन आईडीएफ और इजराइल फोर्सेस कर रही है, निश्चित रूप से उसी की एक कड़ी में जो याहलोम यूनिट की बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कोप है, और इंजीनियरिंग कोप का मेन जो फंक्शन होता है वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, टनल्स एंड ऑल दैट। तो इसके लिए इनको डिप्लॉय किया गया। तो निश्चित रूप से जो इनका एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है कि जो सुरंग बनी हुई है, और सुरंग में जो अभी तक कोई टेररिस्ट ऑपरेटिव्स अगर वहां से है तो उनको खदेड़ना है। तो निश्चित रूप से ये डिफिकल्ट सिचुएशन में काम करने के लिए इनको डिप्लॉय किया गया, और निश्चित रूप से ये बात मान के चलिए कि ये कोर आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल हमास को नेस्ताबूद करने के लिए, जो भी चाहे वो ग्राउंड में हो या अपर भूमि के ऊपर हो, हर तरीके के लोगों को, इसको हर तरीके से टेररिस्ट को खत्म करने की तरफ एक प्रहार है। और एक मिडिल रैंक का ऑफिसर इसको हेड कर रहे हैं, कर्नल रैंक के ऑफिसर हैं। तो मान के चलिए कि ये अपने आप में एक ग्राउंड पे काम करने के लिए, ताकि मिनिमम डैमेज हो, और जो सुरंग में जिस तरीके से वाटर छोड़ने की बात थी या बाकी दूसरी मेजर्स लेने की बात थी, तो ये यूनिट जो है इसमें माहिर है और उसकी तरफ आगे बढ़ रही है। लेकिन संजय सर, मैंने हमास के अंत की ये बात इसलिए भी उन्हीं शब्दों में कही जो आईडीएफ और नेतन्याहू की तरफ से दावा किया जाता है, ये जानते और समझते हुए कि किस तरीके से अब एक्शन लिए जा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजिकल मूव के तहत, अगर पिन पॉइंट टारगेट के तहत ही अब सुरंगों को नष्ट किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर है, पहली बार आईडीएफ की आर्टिलरी कोर की गाजा में तैनाती कर दी गई है, और गाजा के अंदर से हमास के ठिकानों पर गोलीबारी जिस तरीके से की जा रही है, अब तक गाजा की सीमा के बाहर से गोलीबारी हो रही थी, लेकिन अब खबर यह है कि गाजा के अंदर से हमास के ठिकानों पर वार किया जा रहा है, और जिस तरीके से अब अलग अलग जगहों को चुन के टारगेट किया जा रहा है विध्वंस का। अब तक गाजा की सीमा के बाहर से वार किए जाते थे, लेकिन अब गाजा के अंदर किस तरीके से पहली बार आईडीएफ की आर्टिलरी कोर की गाजा में तैनाती हुई है, यही इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है। तो गाजा में विध्वंस का एक उपकरण और जुड़ गया है, और पहली बार इजरायली सेना की आर्टिलरी ब्रिगेड ने अब गाजा के अंदर एंट्री ली है। सुमित, इसका मतलब भी जरूर आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि अभी फिलहाल बता देते हैं कि ये साफ हो चुका है कि हमास पर अब अंतिम प्रहार की ये तैयारी मानी जा रही है। पहले से बड़ा हमला हमास पर करने की ये तैयारी जरूर है, लेकिन आईडीएफ ने उत्तरी गाजा में अपनी आर्टिलरी ब्रिगेड को उतारने का जो फैसला लिया है, तोपों और भारी हथियारों के जरिए उन इमारतों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, हमास के आतंकवादियों के छिपे होने के शक को देखते हुए आर्टिलरी ब्रिगेड कैसे गाजा में ऑपरेशंस में जुटी हुई है, यह जानना और समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमास के सिर पर आईडीएफ की तोप, ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आईडीएफ की 282वीं आर्टिलरी रेजिमेंट गाजा में शामिल हो चुकी है, और रेजिमेंट की 411वीं बटालियन 188वीं आर्मर्ड ब्रिगेड ने मोर्चा संभाल रखा है। हालांकि बटालियन में M109 होवित्जर का बेड़ा भी शामिल है, और गाजा शहर के शेजिया इलाके में लगातार हो रही बमबारी को लेकर भी खबर आ रही है। हालांकि शेजिया की 20 इमारतों पर बमबारी की गई है। ग्राउंड फोर्स की मदद के लिए धुएं के गोले भी छोड़े जा रहे हैं, और यह भी जानना और समझना जरूरी है कि गाजा में अब तक कितने बॉम्ब आसमान से
बरसाए जा चुके हैं। ये अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि गाजा पर आसमान से जिस तरीके से बम बरस रहे हैं, खबर है गाजा में अब तक 2200 बम गिराए गए हैं। अमेरिका से मिले गाइडेड अनगाइडेड बॉम्ब्स गिराए जा रहे हैं और हमास की करीब आधे से ज्यादा सुरंगों के खात्मे का जो अनुमान लगाया गया है उसके तहत ये बड़ी खबरें आज हमारे पास है। और मरकवा टैंक के लिए 45,000 शेल भेज सकता है अमेरिका, ये एक और बड़ा इनपुट इस बीच मिल रहा है। लेकिन सुमित, यही मैं आपसे जानना चाह रही थी, हम बोल तो देते हैं हमास के अंत की बात, इजराइल की तरफ से दावे, लेकिन उन दावों को क्या हम माने कि हकीकत में वाकई अब आईडीएफ इन्हीं स्ट्रैटेजिकल मूव के तहत सुरंगों को खात्मा करने में कामयाब होता नजर आ रहा है? देखिए सुरभि, जो आर्टिलरी की बात आप कर रहे थे, दरअसल वो पहले से ही डिप्लॉय थी, लेकिन अब उनकी रीपोजिशनिंग की गई है। दरअसल एक वॉर सिनारियो के अंदर हमेशा आर्टिलरी पीछे रहती हैं, ग्राउंड फोर्सेस को एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और अगर उनकी रीपोजिशनिंग अब गाजा पट्टी के अंदर की जा रही है, इसका मतलब समझिए कि उनका जो लाइन ऑफ डिफेंसिव ऑपरेशन है वो आगे बढ़ गया। यानी अब आर्टिलरी गन्स को आगे कर दिया गया है ताकि वो एक शेल एक कवर अप प्रोवाइड कराए ताकि फुट सोल्जर जो हैं वो आगे की तरफ जाए। और ये इसलिए है क्योंकि जब भी आप वॉर सिनेरियो में जाते हैं तो आप अपनी स्ट्रैटेजीज बना के रखते हैं, और कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज है जिसको आप अपने कमांडर्स को भी डिस्कस नहीं करते कि कब उनको इंप्लीमेंट करना है। तो ये स्ट्रैटेजीज लगातार बदल रहा है इजराइल, और ये इसलिए क्योंकि उसके हाथ में एक बड़ा एरिया आ गया है इस समय गाजा का, उसको सिक्योर करते हुए आगे के एरिया को कैसे रिकैप्चर करना है, कैसे अपनी पोजीशनिंग को चेंज करना है, यही इस वॉर सिनेरियो का सबसे बड़ा बेसिक पॉइंट होता है। बिल्कुल, लेकिन इस बीच जबालिया से जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, आईडीएफ के एक और हमले को लेकर खबर है, मैं इसके बाद आपके पास आऊंगी संजय भारद्वाज सर, क्योंकि जबालिया के एक स्कूल पर आईडीएफ के हमले को लेकर एक और सबसे बड़ी खबर सामने आई है। और यहां अब बात होगी केमिकल बॉम्ब की, क्योंकि केमिकल बॉम्ब से हमले के आरोप लगे हैं और व्हाइट फास्फोरस बॉम्ब से हमले के आरोप के तहत यह खबर बड़ी है। आपको बता दें, बच्चों महिलाओं पर केमिकल बॉम्ब के इस्तेमाल की बड़ी बात कही जा रही है, और इजराइल पर पहले भी केमिकल बॉम्ब के इस्तेमाल के आरोप लग चुके हैं, एक बार फिर ये आरोप लगे और इस बार जबालिया के एक स्कूल में केमिकल बॉम्ब डालने की बात कही जा रही है। तो जबालिया, जहां पर लगातार ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, किस तरीके से टारगेट हिट किए गए हैं उसके बारे में तो हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब वो तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें केमिकल बॉम्ब से, व्हाइट फास्फोरस बॉम्ब से हमले के आरोप एक बार फिर से लगे हैं। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, बच्चे महिलाएं इसकी चपेट में आई हैं और जबालिया के एक स्कूल में केमिकल बॉम्ब डालने की बात कही जा रही है। इजराइल ने कैसे किया है अब व्हाइट फास्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल, ये जानना और समझना भी जरूरी है। और इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए बड़ी खबर ये आई कि हमास पर आग से अटैक किया गया है स्कूल में फास्फोरस बॉम्ब से, कई लोगों की त्वचा जलने के केसेस भी सामने आए हैं। और जाहिर सी बात है, जब केमिकल बॉम्ब्स के इस्तेमाल की खबर आती है, ये इमीडिएटली किस तरीके से ह्यूमन बॉडीज पर रिएक्ट करते हैं उसको लेकर समझा जाता है। हालांकि व्हाइट फास्फोरस बॉम्ब को आग लगाने वाले हथियारों की श्रेणी में रखा गया है, और फास्फोरस बॉम्ब की चपेट में आने वाली हर चीज जिस तरीके से आग पकड़ लेती है, शरीर को पूरी तरीके से ये गला देती है। और यही वजह है कि अब बड़ी खबरें आ रही है कि किस तरीके से शरीर और कपड़ों पर चिपक जब जाता है ये बॉम्ब, इसका केमिकल इमीडिएटली रिएक्ट करता है और आग लग जाती है। आग लगने पर इसे बुझाना तो असंभव हो ही जाता है, लेकिन चपेट में आने वाले लोग बच भी जाएं तो जहर से ऑर्गन फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि वियतनाम युद्ध में अमेरिका ने व्हाइट फास्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल किया था, और किस तरीके से फास्फोरस बॉम्ब काम करता है ये तो हमने जान लिया, लेकिन हम ये चर्चा संजय सर उस लिहाज से भी करते आए हैं क्योंकि केमिकल बॉम्ब का इस्तेमाल रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान भी हमने आपसे समझने की कोशिश की थी। आज भी ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पूरे युद्ध में कई बार ये आरोप लग चुके हैं कि केमिकल बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से ये आपने रशिया और यूक्रेन की बात की, वहाँ पर भी कई तरीके से उसको डर्टी बॉम्ब भी आप कह सकते हैं कि क्योंकि इसमें लेकिन एक पहलू है, मुझे लगता है कि ये एक तरीके से लो इंटेंसिटी वॉरफेयर या आप ये कहिए करते हैं। इसमें पार्शियली एनिमी को डैमेज किया जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल जो उठ रहा है आज के दिन इस हमास इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में कि ह्यूमैनिटेरियन जो कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। इसमें लगभग 18,000 पैलेस्टीनियन, जिसमें हमासी बहुत ज़्यादा शामिल है, मारे गए हैं। तो एक अंतर्राष्ट्रीय जो कम्युनिटी का एक ओपिनियन बन रहा है, उससे बचने के लिए पार्शियल एक तरीके से डैमेज किया जा रहा है एनिमी को, और एक पर्टिकुलर, क्योंकि इसका जो स्प्रेड एरिया है वो बहुत ज़्यादा एरिया नहीं होता है, तो एक पर्टिकुलर टारगेट को और उसमें डिफिकल्ट टेरेन वाला जो एरिया
होता है, जहां पे सीधा आईडीएफ नहीं पहुंच रही, वहां पे फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि दुश्मन को, हमास के जो लड़ाके, उनको वहां से खदेड़ा जाए। तो एक तरीके से ये मान के चलिए कि ये एक उनकी जो ग्राउंड ऑपरेशन है उसकी स्ट्रेटजी का पार्ट है, जहां पे आप आर्टिलरी फोर्सेस को भी डिप्लॉय कर रहे हैं, साथ ही साथ केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसका जो इम्पैक्ट है वो इतना विजिबल नहीं है कि आप उसको ह्यूमन कैजुअलिटीज में डाल दें, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक क्रिटिसिज्म का एक पार्ट बन रहा है। अमेरिका इस बात के लिए कॉन्शियस है कि बहुत ज्यादा ह्यूमन डैमेज नहीं हो। तो जो इजराइल ऑपरेशन कर रहा है ग्राउंड पे, वो निश्चित रूप से हर तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस, हर तरीके के इम्पैक्ट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक बात मान के चलिए, क्योंकि गाजा के अंदर स्ट्राइक हो रहा है, तो 93% जो पॉपुलेशन है वहां से ऑलरेडी वहां से डिस्प्लेस कर दी गई है। अब गाजा खाली है, उसमें जो हमासी है, जो सुरंग में है, जो कैंप्स में, पहला मामला तो है नहीं। और सुमित, इस पर मैं क्विक रिएक्शन आपसे चाहूंगी। जाहिर सी बात है, वॉर में कुछ एथिकल तो नहीं हो रहा, लेकिन बावजूद इसके इजराइल एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। क्या यही वजह है कि इजराइल पर सवाल उठाने के लिए बाकायदा ये तस्वीरें भी जारी की जा रही है, ये बताते हुए कि किस तरीके से स्कूल पर इस केमिकल बॉम्ब व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया है? देखिए, बिल्कुल, देखिए, इजराइल की तरफ से हर वो संभव कोशिश की जाएगी जो लगातार उनकी सिक्योरिटी को सिक्योर करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है सुरभि, कि अभी लगातार हमास भी ऐसी कोशिश कर रहा है कि जानबूझकर ऐसी जगहों पर छुपना, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, हॉस्पिटल्स हो, ताकि वहां पर अगर अटैक आएगा, वहां पर अगर शेल्स गिरेंगे तो वो उसको सामने जाहिर कर सकता है, उसका एक प्रोपेगेंडा क्रिएट कर सकता है। और अभी एक और इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि अब ऐसे बॉम्ब्स का इस्तेमाल आप वॉर सिनेरियो में हमेशा इसको कभी भी जस्टिफाई, या फिर आप कह सकते हैं कि आप इसको क्लियर नहीं कर पाते हैं कि आखिरकार किसने इसका इस्तेमाल किया है, क्योंकि कई बार एडवर्सरी या फिर सामने वाली जो जंग लड़ने वाली जो ताकत है, वो भी इसका इस्तेमाल करके इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है, और यही हो भी रहा है। देखिए, एक तरीके का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी हो रहा है कि आप हमारे इलाकों पर टारगेट कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश लगातार हमास की तरफ से भी की जा रही है। और कुछ हफ्तों में चौथे चरण में प्रवेश करेगा युद्ध। चौथा चरण पहले से ज्यादा विध्वंसक होगा। बड़ी खबर, 1 साल तक जारी रह सकती है जंग। इजराइल टुडे के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है, और ये तय माना जा रहा है कि गाजा में इजराइल का ऑपरेशन लंबा चलेगा। अब ये कहा जा रहा है कि ये युद्ध करीब 1 साल तक चलेगा। युद्ध कई चरणों में लड़ा जाएगा। फिलहाल युद्ध तीसरे चरण में है, और ये कहा भी जा रहा है कि कुछ हफ्ते में युद्ध चौथे चरण में प्रवेश कर जाएगा, यानी युद्ध और विध्वंसक होगा। बताते हैं आपको कि गाजा को लेकर आईडीएफ का ये पूरा वॉर प्लान आखिर है क्या। आईडीएफ के 1 साल के वॉर प्लान को लेते हुए ये इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां 2024 का साल युद्ध का साल रहेगा और आईडीएफ की नियमित सेना युद्ध लड़ती रहेगी। हालांकि इंपॉर्टेंट ये भी है कि जिसमें दावा किया जा रहा है कि कम से कम 1 महीने के लिए रिजर्व फोर्स को भी लगाया जाएगा। किसी भी कीमत पर हमास का संपूर्ण सफाया करना जरूरी, और गाजा के लोगों की वापसी के लिए उचित माहौल बनाने की बात भी कही जा रही है। तो गाजा के लोगों की वापसी के लिए उचित माहौल बनाने की बात, लेकिन इस बीच युद्ध के चौथे चरण में पहुंचने का ये जो बड़ा दावा किया जा रहा है। संजय सर, एक क्विक रिएक्शन जानना चाहूंगी, क्योंकि इसी वॉर प्लान को देखते हुए ये साफ हो चुका है कि युद्ध तो अभी और लंबा खिंचेगा, लेकिन रिजर्व फोर्स को भी अब लाना, युद्ध के मैदान में उतारना, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से आप ये बात देखिए कि अभी जो इजराइल का अटैक है निश्चित रूप से बड़ा है, और खासकर जो अमेरिका ने उनको जो सपोर्ट किया है, मिलिट्री सपोर्ट किया है, उसके बाद से इजराइल का स्ट्राइक ज़्यादा बढ़ा है। देखिए, इजराइल के पास अपना एक लिमिटेड एम्यूनेशन है, लिमिटेड लड़ाके आर्म्स है, और वो बहुत कुछ हद तक अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड पे डिपेंडेंट था। तो जिस तरीके से सपोर्ट मिलेगा, तो निश्चित रूप से इजराइल अपना जो स्ट्राइक है उसको मजबूत करे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है, जो ना केवल इजराइल के लिए, पूरे यूरोप के लिए एक चैलेंज है। और जब तक ये लड़ाके पूरी तरीके से नेस्तनाबूद नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे, जब तक हमास को वहां से बेदखल नहीं कर दिया जाएगा, तब तक इजराइल अपने स्ट्राइक को बढ़ाता चला जाएगा। क्योंकि 3 तरीके के प्रेशर आ रहे हैं। पहला प्रेशर कि इसको यूएन में ले जाने का कोशिश किया जा रहा है, यूएन में मीडिएशन की बात हो रही है, वहां पे सीज फायर के लिए रिजोल्यूशन लेके आ रहा है। दूसरा, कतर मीडिएशन की बात कर रहा है और डायलॉग को जारी रखा हुआ है। तीसरा, जो इजराइल का और वेस्टर्न वर्ल्ड का जो मकसद है कि आतंकवाद को, हमास को, जो एक बहुत बड़ा खतरा है पूरे यूरोप के लिए, उसको खत्म करना जरूरी है। तो आप मान के चलिए कि जैसे जैसे युद्ध बढ़ रहा है, तो अपने जो चरण है, जो जीत की तरफ, जो उसको खात्मे की तरफ का जो चरण है, उसको विध्वंसक बना रहा है आईडीएफ। ये साफ हो चुका है कि अब चौथे चरण में और विध्वंसक होगा ये युद्ध।